तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इंस्पेक्ट एंड अडैप्ट मीटिंग में क्या करते हैं आप। इंस्पेक्ट एंड अडैप्ट, तो इसमें ना मेनली 3 चीज़ें होती है दोस्तों। सबसे पहले होता है आपका डेमो, तो ये है आपका पीआई सिस्टम डेमो। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, जितने भी डेमो हैं यानी इटरेशन लेवल का सिस्टम, इटरेशन लेवल का डेमो हो या फिर एक इटरेशन ख़त्म हो जाने के बाद में सिस्टम डेमो हो या फिर ये पीआई सिस्टम डेमो हमेशा 1 घंटे से ऊपर नहीं होता है। इट इज़ विद इन 1 आवर। छोटा हो सकता है लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, डेमोस कितने होते हैं? देखिए ये टीम 1, टीम 2, टीम 3। मैंने आपको बताया कि इटरेशन 1 ये है, इटरेशन 1, फिर इटरेशन 2, फिर इटरेशन 3, फिर इटरेशन 4, है ना। तो हर एक इटरेशन में एक डेमो तो यहीं पे हो गया आपका, यहाँ पे आपका इटरेशन लेवल का डेमो हो गया। ओके, इसी के साथ में तीनों का एक इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पे एक यानी मर्ज्ड ब्रांच के ऊपर एक और डेमो होगा, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम डेमो। ठीक है, तो हर एक इटरेशन में एक एक डेमो होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जो कि उस टीम ने उस इटरेशन में क्या किया उसका डेमो है। और हर एक इटरेशन में सभी टीम्स का कोड मर्ज करने के बाद में एक सिस्टम डेमो होगा, जिसमें इस पूरे इटरेशन में सभी टीम्स ने मिलकर जो भी प्रोडक्ट बनाया उसकी समीक्षा होती है कि ये सब ठीक से चल रहा है या नहीं, साथ में चलता है या नहीं। तो ये हो गया सिस्टम डेमो। और इसके अलावा एक और ये पूरा पीआई जो हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आईपी इटरेशन है। इस आईपी इटरेशन में यहाँ पे इंस्पेक्ट एंड अडैप्ट मीटिंग होगी, उसमें एक और डेमो होता है विच इज़ कॉल्ड एज पीआई सिस्टम डेमो। तो टोटल 3 टाइप के डेमोज है। एक आपके इटरेशन लेवल का डेमो है, एक आपके ये इटरेशन खत्म हो जाने के बाद में मर्ज होने के बाद में सिस्टम डेमो है। ये भी इटरेशन लेवल का ही है लेकिन सबके मर्ज करके। तो ये इटरेशन डेमो, देन सिस्टम डेमो एंड देन योर पीआई सिस्टम डेमो। तो ऐसे 3 टाइप के आपको डेमोज देखने पड़ेंगे और ये तीनों डेमोज 1 घंटे के ही होते हैं। तो ऐसा कैसे है? क्योंकि देखिए यहाँ पे लेट अस से कि इस टीम ने 7 स्टोरीज इस इटरेशन में किए थे, तो इस 7 के साथों आप यहाँ पे डेमो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेट अस से कि इस टीम ने इसमें 6 किए, इसने 5 स्टोरीज कंप्लीट किए, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 18। तो 18 के 18 स्टोरीज यहाँ पे डेमो करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आप डेमो करते हो कि साथ में एक आधा फ्लो आप बताओगे, जिसमें इसके कुछ स्टोरीज टच होंगे, इसके कुछ स्टोरीज टच होंगे, इसके कुछ टच होंगे, ऐसा पूरा आप फ्लो दिखाओगे केवल। तो यहाँ पे 18 के 18 स्टोरीज नहीं डिस्कस होंगे, यहाँ पे वर्क फ्लोज डिस्कस होंगे। 2-3 वर्क फ्लोज दिखा दिए तब भी काफ़ी है। और वर्क फ्लो में बेसिकली ये दिखाया जाएगा कि इनके स्टोरीज एक दूसरे के साथ ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। ओके, इंटीग्रेशन के ऊपर लक्ष्य होगा यहाँ पे। तो ये हो गए 18। तो लेट अस से कि 18 के हिसाब से अगर 20 मान लेते हैं इसे, तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 80। तो 80 स्टोरीज आप यहाँ पे 1 घंटे में कैसे डेमो करोगे? तो भैया 80 स्टोरीज डेमो करने भी नहीं है। यहाँ पे आपको क्या होगा, पहले आपका जो बीओ होगा या फिर पीएम होगा, या आपको बताएगा कि हमारा उद्देश्य क्या था, कौन कौन से 10 फीचर्स थे, और इन 10 फीचर्स में से हर एक फीचर को ये पीएम एक एक करके एक्सप्लेन करेगा और वो चल रहा है वो डेमो करेगा। ठीक है, कि ये फीचर में ये एक्सपेक्टेड है, चलो अब देखते हैं कि चल रहा है या नहीं, ऐसा ऐसा चल रहा है, चलो ठीक है। तो केवल 10 फीचर्स जो हमने इस पीआई में किए थे, वो 10 फीचर्स आपको डेमो करने हैं। ठीक है, तो 10 फीचर में हर एक फीचर को अगर 5-5 मिनट भी लग गए तब भी आपको 50 मिनट्स में आप कंप्लीट कर लोगे, है ना। तो पहले का जो 5 मिनट है उसमें वो बता देगा कि ओवरऑल हमें ये सारे फीचर्स देखने हैं, यानी मोटा माटी क्या 3 चीज़ें करनी है, वो बीओ ने जो जैसे बताया था वो थोड़ा सा बता देगा। उसके बाद में ये फीचर्स एक एक फीचर वो लेगा 5-5 मिनट में, और जो आखिरी के 5 मिनट है उसमें वो और एक समीक्षा करेगा कि चलो फिर आपको क्या लगता है कि फाइनली इट वाज सक्सेसफुल, यानी पीआई जो है ये सक्सेसफुल था। तो ये हो गया 1 घंटे का उसका शेड्यूल। इस तरीके से ये 1 ही घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो हर एक डेमो, जितने भी डेमो है, ये 1 घंटे में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीआई सिस्टम डेमो। फिर इंस्पेक्ट एंड अडैप्ट में दूसरी चीज़ होती है रेट्रो। तो ये रेट्रो कौन सा है? ये रेट्रो अगेन पीआई लेवल का रेट्रो है कि पूरा पीआई हमने कैसे निभाया, कैसे चला। रेट्रो में, हर एक रेट्रो में हमेशा 3 क्वेश्चन ही पूछते हैं कि व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिड नॉट गो वेल एंड व्हाट कैन बी डन बेटर द नेक्स्ट टाइम। अब व्हाट डिड नॉट गो वेल और व्हाट कैन बी डन बेटर द नेक्स्ट टाइम, इन दोनों के लिए करस्पॉन्डिंग कुछ एक्शन आइटम्स भी इसमें डिसाइड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन
आइडियली अगर आप देखो तो एक्शन आइटम डिसाइड करना ये रेट्रो का उद्देश्य कभी नहीं होता। रेट्रो का उद्देश्य केवल ये 3 चीज़ें, ये 3 कॉलम पॉपुलेट करना, इतना ही होता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। T1, T2, T3 इनके जितने भी इटरेशंस हैं, ठीक है, ऐसे ही ये सबके इटरेशंस हैं। तो इटरेशन के एंड में आप रेट्रो करते हो एक, है ना। तो ये वाले रेट्रो में ये टीम सोचेगी कि चलो ये जो 7 स्टोरीज मैंने किए थे, ये 7 स्टोरीज हमने कैसे किए, क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें बुरी हुई, क्या क्या चीज़ें और अच्छी हो सकती है। इसके बाद में ये उन चीज़ों की समीक्षा भी करेगा कि व्हाट डिड नॉट गो वेल एंड व्हाट कैन बी डन बेटर नेक्स्ट टाइम, और इसके अनुसार वो एक्शन आइटम्स डिसाइड कर देंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि ये जो रेट्रो हो रहा है ये टीम लेवल का है, इस पर्टिकुलर टीम का है। तो नाउ दे शुड बी थिंकिंग कि इसे what didn't go well and what can be done better next time, इसके लिए एक्शन आइटम्स इस टीम को ही डिसाइड करना होगा। सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसी रेट्रो में इसके एक्शन आइटम डिसाइड हो गए। लेकिन जब आप आते हो ये वाले रेट्रो में, जो कि पीआई लेवल का रेट्रो है, ये पूरे पीआई लेवल का जो रेट्रो है, तो उस पीआई लेवल के रेट्रो में दोस्तों, रेट्रो में केवल हम ये 3 कॉलम्स पॉपुलेट करेंगे। वी विल नॉट कम टू द कंक्लूजन कि एक्शन आइटम्स क्या चाहिए। एक्शन आइटम फाइंड करने के लिए पूरी टीम बैठती है, और यानी ये पूरे इंस्पेक्ट एंड अडैप्ट में आपकी पूरी आर्ट ही बैठी हुई है, साथ में कर रहे हैं सारे लोग काम। लेकिन रेट्रो में ये 3 कॉलम्स पॉपुलेट होने के बाद में पूरी टीम दोबारा एक बार बैठती है कि प्रॉब्लम है क्या, और प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन क्या है। तो इसी को कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप, इसमें 6 स्टेप्स होती है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले टाइम में बता दूँ आपको, ये होता है 1 घंटे का। रेट्रो, कोई भी रेट्रो हो आपका, इटरेशन लेवल का रेट्रो हो या यहाँ का रेट्रो हो, रेट्रो हमेशा आधे घंटे में ही कंप्लीट होता है। ठीक है, रेट्रो में आधे घंटे से ज़्यादा लगना ही नहीं चाहिए आपको। और ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग है ये है 2 घंटे की। तो टोटल कितना हुआ? 3 और 3.5। तो ये 3.5 आवर्स यानी ही आधे दिन में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, हाफ अ डे। एक्चुअली 3.5 आवर्स ओनली, हाफ अ डे भी नहीं है। हाफ डे तो आप 4 घंटे को हाफ डे बोलोगे, राइट। आधा घंटा तो और भी कम है इसमें। तो ये है इसका शेड्यूल। अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट बात देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई कराएंगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, यानी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ओके, तो लेट अस से अभी मेरा ये पीआई कंप्लीट हो गया, इसमें रेट्रो भी हो गया। अब मैं आइडेंटिफाई क्या करूँगा प्रॉब्लम को, तो मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से 3 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो गए, और ये 3 प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहले तो देखिए मेरी वेबसाइट बड़ी स्लो है, ये पहला प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम कि जब बहुत सारे यूज़र्स आ जाते हैं तब वो क्रैश करती है। क्रैश जब बहुत सारे यूज़र्स, मैनी यूज़र्स, ठीक है, मैनी यूज़र्स के केस में ये क्रैश करती है। और तीसरी बात कि लेट अस से कि डिफेक्ट्स बहुत है, ये तो आपके साथ भी होता होगा, डिफेक्ट्स बहुत है, ये कई बार बोलते हैं लोग। तो ये 3 मेरे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम्स मैंने आइडेंटिफाई किए पहले, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि इन प्रॉब्लम के रूट कॉजेज देखना, यानी RCA, रूट कॉज एनालिसिस। एनालिसिस भी नहीं है, रूट कॉजेज आइडेंटिफाई करना, केवल रूट कॉजेज आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफिकेशन। यानी पहले तो प्रॉब्लम ढूंढो, फिर हर एक प्रॉब्लम के लिए रूट कॉज आइडेंटिफाई करो। तो ये आप कैसे करोगे? तो इसके लिए होता है दोस्तों फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम, इसी को कहते हैं इशिकावा डायग्राम, इसी को कहते हैं हैरिंगबोन डायग्राम, ठीक है, इसी को कहते हैं कॉज इफेक्ट डायग्राम। तो ये सारी चीज़ें फिशबोन डायग्राम के ही नाम है। और 5 टेक्निक, 5 वाइज टेक्निक, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके आप रूट कॉज आइडेंटिफाई करोगे। ओके, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ऐसे ये 3 प्रॉब्लम्स के लिए रूट कॉज आप कैसे फाइंड करोगे। तो फिशबोन डायग्राम का मतलब ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पे आप फिश ऐसे निकालो, फिश का हेड निकालो, यहाँ पे लिखो स्लो, यानी आपके प्रॉब्लम का क्या नाम है वो लिखो। बाद में ये उसका स्पाइनल कॉर्ड निकालो फिश का, और ये उसके रिब्स निकालो अलग अलग। ओके, ये रिब्स निकाल लिए। तो ये जो रिब्स है ना, रिब्स आर एक्चुअली व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ दैट प्रॉब्लम, दैट रूट कॉज। लेट अस से, यानी कैटेगरी का क्या मतलब है कि मैं नॉर्मली क्या करता हूँ
कि एक ह्यूमन नाम की कैटेगरी बनाता हूँ कि ह्यूमन एरर था। ठीक है, ह्यूमन एरर का क्या मतलब है कि लेटेस्ट से कि क्यूए से बग छूट गया और वो प्रोडक्ट ओनर ने पकड़ लिया, फिर ऐसा कुछ लेटेस्ट से कि या फिर क्यूए से डिफेक्ट लास्ट स्प्रिंट में या लास्ट इटरेशन में छूट गया था, इसके वजह से वो अभी आइडेंटिफाई हुआ और वो एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस स्टोरी थी ही नहीं। ठीक है, फिर भी हमें फिक्स करना पड़ा, तो ये ह्यूमन एरर था ऑन द पार्ट ऑफ क्यूए। वैसे ही ह्यूमन एरर ऑन द पार्ट ऑफ डेवलपर्स ये हो सकता है कि गलत कोडिंग किया उन्होंने। ठीक है, दे न्यू कि ये चीज़ गलत है लेकिन फिर भी ध्यान नहीं रहा, कोडिंग गलत हो गया, ह्यूमन एरर हो गया। दूसरी बात हो सकती है कि सिस्टम से मेरा मतलब ये होता है कि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपका जो लेट अस से आपका CI/CD पाइपलाइन है। CI/CD यानी क्या होता है, देखो, कंटिन्यूस एक्सप्लोरेशन, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था। दिस इज़ कॉल्ड एज दिस इज़ डन बाय द सिस्टम टीम। पहले उसे डेवऑप्स टीम कहते थे बेसिक एजाइल में, अभी इसे सेफ में उसे सिस्टम्स टीम कहते हैं। तो सिस्टम टीम जो है आपकी हो सकता है कि उन्होंने हर एक पाइपलाइन जो चलती है, जैसे ही आप मेन ब्रांच के ऊपर कमिट करते हो एक पाइपलाइन ट्रिगर हो जाती है। उस पाइपलाइन में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जैसे बिल्ड करो तो एक स्टेज होगी उसकी बिल्ड, उसके बाद में सेकंड स्टेज होगी कि उसके जितने भी टेस्ट केसेस उसके चलाओ। उसके बाद में थर्ड हो सकती है कि लेट अस से ये तो सादे वाले टेस्ट केसेस जो डेवलपर्स ने लिखे हर एक कंपोनेंट के वो चले। उसके बाद में हो सकता है कि आप बहुत सारे यूज़र्स के लिए एक JMeter के टेस्ट केसेस है, तो JMeter वाले टेस्ट केसेस चलाओ, यानी बहुत सारे यूज़र्स को सिम्युलेट करो और फिर आपका पेज चलाओ, तो ये JMeter वाले टेस्ट केसेस चलते हैं। और उसके बाद में आपका आर्टिफैक्ट जो बनेगा वो आर्टिफैक्ट्री में अपलोड होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी पाइपलाइन कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए, अगर बिल्ड फेल हो जाता है तो आगे की कोई स्टेप नहीं होती। ठीक है, तो इन्हें स्टेजेस कहते हैं। तो एक स्टेज फेल हो जाती है तो दूसरी स्टेज उसके आगे के स्टेजेस नहीं कंप्लीट करते हैं, तो पाइपलाइन वहाँ पे फेल ऐसा डिक्लेयर हो जाता है। तो बिल्ड अगर पास हो गया, उसके बाद में टेस्ट आपके सारे पास हो गए, उसके बाद में JMeter सारा पास हो गया, उसके बाद में भी एक आध स्टेज आप ऐड कर सकते हो कि कोड कवरेज कितना था। कोड कवरेज यानी आप देखोगे कि जो टेस्ट केसेस आपने चलाए थे उन्होंने 85% से ज़्यादा कोड कवर किया है या नहीं, ये यहाँ पे देखा जाएगा। और उसके बाद में फिर लेटेस्ट से कि आपने अपलोड किया वो आर्टिफैक्ट, यानी बिल्ड को आर्टिफैक्ट कहते हैं। बेसिकली आर्टिफैक्ट इज़ एनीथिंग विच इज़ द इफेक्ट ऑफ एन इटरेशन और इफेक्ट ऑफ एनीथिंग दैट इज़ इटरेटिव। आर्टिफैक्ट का मतलब बिल्ड भी हो सकता है या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं कोई, ये भी आर्टिफैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी सिस्टम इंजीनियर के भाषा में अगर बोले तो आर्टिफैक्ट का मतलब होता है बिल्ड। तो ये बिल्ड एक आर्टिफैक्ट्री नाम का एक प्लेस होगा, यानी एक वेबसाइट होगी, एक क्लाउड होगा, उस क्लाउड के ऊपर उसे डंप कर दिया जाता है एक जगह पे जहाँ से हर कोई उसे उठा सकता है। तो ये जो होता है ये अपलोडिंग हो गया। तो ये जब अपलोडिंग भी कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, वो क्लाउड भी अवेलेबल होना चाहिए, उसके ऊपर वो जाना भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अगर हो गई तो आपकी पाइपलाइन सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, तो लेट अस से कि इस पाइपलाइन में अगर कोई मिस्टेक आ गई तो दैट इज़ कॉल्ड एज सिस्टम, मैं उसे सिस्टम कैटेगरी में डालता हूँ। ठीक है, यानी लेट अस से कि कोड कवरेज 85% से ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन 30% के ऊपर ही इसने पास करा दिया, ये तो उसकी गलती है, तो ये हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा वहाँ पे। और कैसे क्या हो गया, वो क्या हैक लगाया था, किसी डेवलपर ने हो सकता है कोई तिकड़म लगा दिया हो। ठीक है, होता है कई बार, तो क्या तिकड़म लगाया और ऐसा क्या वर्क अराउंड है जिसने उसने पाइपलाइन को फूल कर दिया, तो ऐसा क्या कर दिया उसने, ये देखना पड़ेगा। और फिर पाइपलाइन उसके अनुसार वो थोड़ा सा स्मार्ट बनानी पड़ेगी पाइपलाइन की, इस तरीके से कोई पाइपलाइन को बेवकूफ़ ना बनाए। तो ये चीज़ें कहाँ आप देखोगे, इस टाइप के जो रूट कॉजेस है वो आप सिस्टम में डालोगे। ओके, सिस्टम नाम की कैटेगरी है। तो ये सारे कैटेगरीज है, जितने भी रिब्स है ना वो कैटेगरीज है। फिर हो सकता है कि प्रोसेस, यानी मेरी प्रोसेस ही गलत है, प्रोसेस के वजह से जो भी रूट कॉजेस प्रोसेस कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पे आएंगे। और लास्ट में एक आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का क्या मतलब है कि चलो हमारे टीम से या सिस्टम टीम से कोई लेना देना नहीं, एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है। यानी हम लोग लेट अस से वी आर यूजिंग अ गिट, हम लोग लेट अस से हम लोग गिटहब पे है या फिर बिटबकेट के ऊपर है या फिर गिटलैब के ऊपर है। तो ये क्या है, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है फॉर गिट। अब लेट से कि ये गिटलैब ही फेल हो गया,
तो ये तो एनवायरनमेंट में आ गया है, क्योंकि ये मेरे टीम से कोई लेना देना नहीं है इसका, ना ही सिस्टम्स टीम से कोई लेना देना है। तो अगर गिटलैब खुद ही फेल हो जाता है तो ये एनवायरनमेंट में आ गया। फिर दूसरा रूट कॉज ऐसा भी हो सकता है कि लेटेस्ट से कोई एक सर्विस में यूज़ कर रहा हूँ जो कि ग्लोबल है, तो वो सर्विस ही चेंज हो गई बिना इंटीमेशन के, हमें पता ही नहीं था, इसके वजह से एक डिफेक्ट आया। तो ऐसे जो रूट कॉजेस आएंगे ये एनवायरनमेंट में आएंगे। या लेटेस्ट से हम लोग फॉन्ट ऑसम यूज़ करते हैं और फॉन्ट ऑसम ने एक जो आइकन है उन्होंने बदल दिया और किसी को बताया नहीं, या फिर बताया भी होगा तो हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये तो एनवायरनमेंट ही बदल गया ना। तो फिर इसका डिफेक्ट आ सकता है कि चलो यार ये आइकन तो मुझे ऐसा दिख रहा था अब अलग दिख रहा है, इसका डिफेक्ट आ गया लेट्स से, तो ये एनवायरनमेंट में आ गया, क्योंकि ये भैया मेरा फॉल्ट नहीं था, ये फॉन्ट ऑसम बदल गया, मैं क्या करूँ। या फिर कई बार क्या होता है कि एंगुलर का नया वर्जन आ जाता है, ठीक है, तो उस वजह से कुछ चीज़ें फटनी शुरू हो गई, तो ये एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, दिस इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम। तो ये हम लोग एनवायरनमेंट में डालते हैं। तो ये मेरे टाइप के मैं इस तरीके से सॉर्ट करता हूँ रूट कॉजेस को। आप हो सकता है अलग तरीके से सॉर्ट करो, इट्स एंटायरली अप टू यू। और अगर आप मटेरियल देखेंगे तो मटेरियल में और भी अलग अलग आपको दिखेगा कि और भी अलग तरीके से उन्होंने सॉर्ट किया हुआ है। तो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कैटेगरीज कैसे डिसाइड करनी। तो चलो फिशबोन डायग्राम के ऊपर मैंने बहुत बोला, अभी मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ कि फिशबोन डायग्राम में हम लोग रूट कॉजेस कैसे डालेंगे। तो लेट अस से स्लो वाला जो है, इसके लिए क्या रूट कॉज होगा कि बड़ा एप्लीकेशन स्लो है। तो पहला रूट कॉज तो ऐसा आता है भैया कि ये ना मशीन बहुत ज़्यादा मेमोरी इंटेंसिव है, मेमोरी बड़ी खाती है, यानी ये जो आपका कोड है ये मेमोरी इंटेंसिव है। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम कि इट इज़ मेमोरी इंटेंसिव एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स स्लोअर। इट माइट बी CPU इंटेंसिव ऑल्सो, तो मेमोरी इंटेंसिव CPU इंटेंसिव, ये दो चीज़ें हो गई। तो ये आपको ऐसा लगेगा कि चलो दिस इज़ अगेन काइंड ऑफ ह्यूमन एरर, क्योंकि ये तो हमने कोडिंग ठीक से नहीं किया रहेगा, है ना। तो ये आप यहाँ पे डाल दोगे, फर्स्ट मेमोरी इंटेंसिव, फिर सेकंड CPU इंटेंसिव, ओके। फिर आप उस पर वाई पूछोगे कि ऐसा क्यों है, वाई इज़ इट दैट इट इज़ सो मच मेमोरी इंटेंसिव या CPU इंटेंसिव। हमने ना बहुत सारे लूप्स लगा दिए, तो दैट इज़ योर अनदर रूट कॉज कि हमने लूप्स बड़े लगा दिए, ठीक है, लूप के अंदर लूप लगा दिए, तो ये तो हमने बहुत गलत किया। तो लूपिंग हमारा करेक्ट नहीं है, तो ये हमारा गलत है, लूप्स गलत है हमारे, तो ये भी ह्यूमन एरर में आ गया क्योंकि डेवलपर्स की गलती है। फिर और उसमें पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों किया हमने, किसी ने कोड रिव्यू में पकड़ा नहीं, तुमने क्यों नहीं पकड़ा। तो क्यों नहीं पकड़ा में ऐसा आएगा कि क्योंकि हमारी प्रोसेस ही ऐसी सेट है कि डेवलपर गाइडलाइंस को हमने मॉडिफाई ही नहीं किया। डेवलपर गाइडलाइंस में मेंशन होना चाहिए था कि लूप विद इन अ लूप शुड बी अवॉइडेड। आपने तो 3 लेवल के ऊपर लूप लगाया, लूप विद इन अ लूप विद इन अ लूप, तो ये तो सिस्टम तो स्लो करेगा, ये मेमोरी इंटेंसिव भी होगा, CPU इंटेंसिव भी होगा। तो ये चीज़ अवॉइड करनी पड़ेगी अपने को, तो हमें डेवलपर गाइडलाइंस को थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये हो गया चौथा कारण, आपका चौथा रूट कॉज। इसके ऊपर भी एक और वाई पूछेंगे, 5 बार वाई पूछते हैं ना हम लोग, तो 5वें बार अब वाई पूछेंगे कि भैया ऐसा क्यों हो गया कि आपको टाइम ही नहीं मिला कभी डेवलपर गाइडलाइंस की समीक्षा करने का। समीक्षा है ना, एनालिसिस। तो डेवलपर गाइडलाइंस की समीक्षा का आपको टाइम क्यों नहीं मिला, क्योंकि ना हम लोग यार ये जो इनोवेशन एंड प्लानिंग इटरेशन, IP इटरेशन होता है, इसमें ना हम नॉर्मली तो ट्रेनिंग के ऊपर ट्रेनिंग करते रहते हैं, ट्रेनिंग के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रखते हैं, इनोवेशन के ऊपर हम फोकस ही नहीं करते। इनोवेशन में हमने बोला था ना कि इनोवेशन में डेवलपर गाइडलाइंस को मॉडिफाई करना, प्रोसेस मॉडिफाई करना, या दीज आर पार्ट्स ऑफ इनोवेशन। तो इनोवेशन के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है, तो ये तो हमारा प्रॉब्लम हो गया। तो ये 5वां रूट कॉज आ गया कि इनोवेशन के ऊपर ध्यान दो, इनोवेशन के लिए ध्यान दो, ट्रेनिंग कम करो, इनोवेशन ज़्यादा करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने स्लो वाला जो प्रॉब्लम है कि आपका एप्लीकेशन स्लो है, इसके लिए आपने रूट कॉज एनालिसिस किया यूजिंग फिशबोन डायग्राम एंड बाय आस्किंग 5 व्हाइज, ओके। सो दिस इज हाउ इट इज़ डन। तो ऐसे ही लेट अस से कि मेनी यूजर्स अगर यूज़ करेंगे तो क्रैश हो जाता है, तो ये वाला मैं नीचे यहाँ पे बनाता हूँ, क्रैश, ओके। तो इसमें भी सेम कैटेगरीज हैं, ओके। तो सबसे पहले पूछो कि क्रैश क्यों हुआ, क्योंकि उसकी मेमोरी फुल हो गई थी, ओके। तो इसमें तो आप सोचोगे कि यार मेमोरी फुल हो गई उसकी, ओके। तो ये हो गया सिस्टम, ये हो गया ह्यूमन, ये हो गया प्रोसेस और ये हो गया एनवायरनमेंट, ओके। तो फिर आप सोचोगे कि अरे ये तो मशीन का प्रॉब्लम, एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है यार, वो फुल हो गई है, तो ठीक है, आप यहाँ पे डाल दिया कि मेमोरी फुल,
मेमोरी फुल हो गई, इसके वजह यानी स्टैक मेमोरी अगर फुल हो जाती है, स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है तो एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है। तो ये हो गया, अब स्टैक उसका कम पड़ गया। लेकिन वो फुल क्यों हुआ? फुल इसलिए हुआ क्योंकि हमने ना सेकंड कॉज, हमने लूप के अंदर लूप लगाए। सेम रीज़न आ गया, देखो लूप के अंदर लूप लगाए, इसके वजह से मेमोरी इंटेंसिव हो गया और एक आधे लूप में कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी, तो वो चलता ही रहा, इनफाइनाइट लूप में चला गया। ये प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम ऐसा भी कि फिर भी वो लूप ब्रेक क्यों नहीं हुआ? थर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि भैया इसमें आपने कैच नहीं किए ठीक से। लूप में अगर एक्सेप्शन आता है तो उसे ब्रेक करना चाहिए लूप को, है ना? तो ये आपने डाला ही नहीं है, लूप ब्रेकिंग बेस्ड ऑन एरर कैच्ड, तो ये एक्सेप्शन कैच, तो ये आपने किया ही नहीं है। एक्सेप्शन को कैच करके लूप ब्रेक नहीं कराया आपने, इसलिए इनफाइनाइट लूप में चला गया वो। तो ये हो गया, इनफाइनाइट लूप को आपको कैच करना पड़ेगा, यानी एक्सेप्शन को कैच करना पड़ेगा, उसके अनुसार ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम आ गया, ये थर्ड हो गया। चौथा कि ऐसा क्यों नहीं कैच किया, कोड रिव्यू नहीं हुआ। क्यों नहीं कोड रिव्यू हुआ? क्योंकि अगेन द सेम रीज़न, देखो कि डेवलपर गाइडलाइंस आपने ठीक से नहीं बनाए। अब डेवलपर गाइडलाइंस क्यों ठीक से नहीं बने? क्योंकि आप हमेशा इनोवेशन को कम टाइम देते हो, तो इनोवेशन ज़्यादा कीजिए, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो दोनों की अगर आप ठीक से समीक्षा करेंगे, आपको ये दिखेगा, ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, ये रिपीट हुआ, लूप्स भी रिपीट हुआ, है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर गेटिंग रिपीटेड। कि रूट कॉजेज जो है ना, सभी डिफेक्ट्स के, सभी प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेज करीब करीब सेम लगते हैं, ठीक है। वैसे ही मैं तीसरे का भी आपको दिखा दूं। तीसरा है डिफेक्ट। तो डिफेक्ट्स बड़े आए हमारे। तो डिफेक्ट्स क्यों आए? सिस्टम, ह्यूमन, प्रोसेस एंड एनवायरनमेंट। तो डिफेक्ट्स इसलिए आए क्योंकि डेवलपर्स ने ठीक से काम नहीं किया। सबसे पहला प्रॉब्लम तो वही है, डेवलपर्स का प्रॉब्लम, डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ। दूसरा प्रॉब्लम यह आ सकता है कि अब डेवलपर्स बोलेंगे कि यार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ना बहुत फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट चेंज होती रही, ठीक है। तो प्रोसेस हमने ठीक से नहीं फॉलो की कि रिक्वायरमेंट चेंज, तो रिक्वायरमेंट चेंज होती रही, इसके वजह से प्रोसेस। अब ये रिक्वायरमेंट चेंज क्यों होती रही? अगेन क्योंकि हमने ठीक क्वेश्चंस नहीं पूछे। जब हम ये कर रहे थे, एस्टिमेशन मीटिंग कर रहे थे, उस समय आपने ठीक से क्वेश्चंस ही नहीं पूछे, तो इसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को ड्यूरिंग द वर्क उसे बदलने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि आपने स्टोरी स्टार्ट कर दी, उसके बाद में आप कहते हो अरे ये तो डिलीवर हो ही नहीं सकता, आप तो जानते हो क्योंकि ये टेक्निकल लिमिटेशन है। तो आप उस समय क्या कर रहे थे? जिस समय बैकलॉग रिफाइनमेंट मीटिंग या नहीं एस्टिमेशन मीटिंग चल रही थी, उस समय जब पीओ ने आपको सबसे पहले समझाई थी ये स्टोरी, उस समय आप क्या कर रहे थे? आपने उस समय क्यों नहीं ये सारे प्रॉब्लम्स रेज किए, ठीक है। तो ये दोबारा, एक तो आप ह्यूमन में डाल सकते हो या फिर प्रोसेस में डाल सकते हो, तो मैं ह्यूमन में डालूंगा कि एस्टिमेशन मीटिंग्स को आप ठीक से क्यों नहीं अटेंड करते, आप ठीक से उस समय डाउट्स क्यों नहीं पूछते, उस समय आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ठीक से रिफाइन क्यों नहीं करते। अब इसके बाद में इसके ऊपर भी वाया आएगा कि चलो ऐसा कर तो दिया, लेकिन ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने। तो वो लोग ऐसा कह सकते हैं कि देखो यार, आप तो एस्टिमेशन मीटिंग, एक तो पहले तो मुझे बात बताओ, मीटिंग बड़े होते हैं यार, और उसमें ना हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। एस्टिमेशन मीटिंग में तो बिल्कुल ही, यानी वी आर नॉट विलिंग टू सिट इन दैट मीटिंग, इतने हम थक जाते हैं। तो ये प्रोसेस में आ गया फिर से चौथा रीज़न कि टू मेनी मीटिंग्स, ये आपका प्रॉब्लम है। अब टू मेनी मीटिंग्स क्यों हो जाती है आपकी? तो इसका भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारा लेट अस से कि थोड़ा सा हमारी टीम चेंज हो गई है, नए डेवलपर्स आ गए हैं, या ऐसा कोई रीज़न। तो ऐसा ही कोई एक छोटा सा रीज़न कि लेट अस से टीम टीम नई है, इसके वजह से उन्हें 2-3 चीज़ें करनी पड़ती है। एक तो उनका ट्रेनिंग भी लेना पड़ता है, और उसके बाद में उन्हें बहुत सारे यानी अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डोमेन वाले ट्रेनिंग्स भी चल रहे हैं उनके, तो इसके वजह से उनकी मीटिंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो टीम नहीं है, दैट इज़ एनवायरमेंटल टाइप, उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो ये मैंने आपको रूट कॉजेज़ बताए इन 3 प्रॉब्लम्स के। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप में सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई क्या किया, प्रॉब्लम क्या है, फिर क्या आइडेंटिफाई किया कि हर एक प्रॉब्लम के रूट कॉजेज़ क्या है, यूजिंग फिशबोन डायग्राम एंड 5 वाइज। ओके, अब आप क्या करोगे कि इन रूट कॉजेस में से 20% बिगेस्ट रूट कॉजेस देखेंगे। 20% बिगेस्ट रूट कॉजेस, ठीक है। इसी को कहते हैं
20-80 रूल या 80-20 रूल, ये हम करेंगे यूजिंग परेटोज चार्ट या परेटो चार्ट। परेटो चार्ट का क्या मतलब होता है कि ये परेटो साहब एक इटालियन बंदा है, इस इशिकावा वॉज अ जापानीज बंदा, वैसा ही ये परेटो इज़ अ इटालियन बंदा, इसके वजह से इनके नाम ऐसे है, इशिकावा, परेटो, ठीक है। तो फिशबोन डायग्राम वॉज गिवन बाय इशिकावा, ओके, एंड परेटो चार्ट इज गिवन बाय परेटो विच इज़ एन इटालियन गाय। तो परेटो साहब क्या कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू वेरी माइनॉरिटी ऑफ द डिफेक्ट्स, यानी 80% ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू 20% ऑफ योर रूट कॉजेस। इसका क्या मतलब है? इसी को कहते हैं 80-20 रूल। आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं उनमें से 80% समस्याएं 20% रूट कॉजेस के वजह से होती है, ठीक है। तो ये बड़ा फिलोसॉफिकल उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया था, दिस वाज नॉट रिगार्डिंग आईटी, दिस वाज इन जनरल, इन विथ रिस्पेक्ट टू लाइफ इट वाज, कि 80% प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में 20% रूट कॉजेस के वजह से होते हैं। तो ये बड़ा फेमस हो गया। इस चीज़ को कहते हैं 80-20 एनालिसिस या 20-80 एनालिसिस, या फिर ऐसे ही, यानी अलग अलग बहुत सारे नाम हैं इनके। तो परेटो एनालिसिस, तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम कि 20% इनमें से 20% सबसे इंपॉर्टेंट रूट कॉजेस कौन से हैं? तो ये हम परेटो चार्ट बना के तय करते हैं। कैसे करेंगे? तो इनमें जितने भी रूट कॉजेस हैं ना, सारे के सारे हम लोग लिस्ट करेंगे यहाँ पे। तो पहला रूट कॉज क्या है? मेमोरी इंटेंसिव कोड एंड CPU इंटेंसिव कोड, ओके। तो ये हो गया पहला रूट कॉज। दूसरा रूट कॉज क्या है? दूसरा किधर गया? अच्छा, दूसरा CPU इंटेंसिव, ठीक है, CPU इंटेंसिव। तीसरा क्या है? लूप्स बहुत है और ठीक से नहीं बनाए हैं, ठीक है। फिर एक और रूट कॉज लूप से ही रिलेटेड था कि कैच नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर एक और कि हमारा डेवलपर गाइडलाइंस हमें मॉडिफाई करने चाहिए, एक और कि इनोवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे रूट कॉजेस मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करेंगे कि टीम को इसमें से, अगर ये मैंने 10 रूट कॉजेस लिखे हैं यहाँ पे, 10 तक है, तो 10 रूट कॉजेस में से मैं टीम को वोट करने के लिए केवल 5 वोट पॉइंट्स दूंगा, ठीक है। तो उन्हें क्या करना है कि 5 वोटिंग पॉइंट उन्हें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट कॉज है उसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे जो 5 वोट है उसमें से मुझे क्या लगता है, मैं डेवलपर 1 हूँ लेटेस्ट से, या मैं कोई भी टीम मेंबर 1 हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसा लगता है यार इसके ऊपर ना 3 पॉइंट्स मैं दे देता हूँ, और ये जो है इनोवेशन को टाइम नहीं मिलता, इसके ऊपर 2 देता हूँ, बाकी के तो चीज़ें ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। वैसा ही हो सकता है कोई दूसरा टीम मेंबर हो, वो बोलेगा कि यार देखो एक बात है, इनोवेशन के ऊपर ध्यान दो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी डेवलपर गाइडलाइन यार मॉडिफाई कर देना, अपने आप ही हो जाएंगे, क्योंकि इनोवेशन के ऊपर टाइम दे रहे हो आप, है ना। उसका भी लॉजिक सही है, ठीक है। एक आधा तीसरा होगा, वो हो सकता है कि बोलेगा कि यार ये सब छोड़ो, तुमने एक्सेप्शन वगैरह कैच करो, इसके बाद में ये भी करो, और इनोवेशन को तो यार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से सभी टीम मेंबर्स वोट करेंगे। कैसे वोट करेंगे? अगेन प्रोग्रामेटिकली, तो ये जल्दी से हो जाएगा, ऐसा नहीं कि हाथ ऊपर करो बताओ क्या है वगैरह, ऐसा नहीं, सब प्रोग्रामेटिकली होता है तो जल्दी हो जाता है। तो ये हो गया आपका परेटो चार्ट। परेटो चार्ट में एंड में एक कॉलम होता है दोस्तों, जिसमें इन सब की एडिशन होगी। तो इसको तो 0 वोट मिले, इसको 0 वोट मिले, इसे 1 वोट मिला, इसे 5 वोट मिले, इसे कितने मिले? 6 और 3 यानी 9 वोट मिले, ठीक है। तो सबसे बड़े 2 रूट कॉजेस कौन से हैं आपके? ये दोनों सबसे बड़े रूट कॉजेस हैं। अब आप मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाकर बताओ, क्या ये सही नहीं है कि ये 20% ऑफ द रूट कॉजेस अगर मैं फिक्स कर दूं तो ये तीनों के तीनों प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो हर एक प्रॉब्लम के पीछे नहीं भागना है हमें, या हर एक प्रॉब्लम के जितने भी रूट कॉजेस है सबके पीछे नहीं भागना है हमें, केवल सबसे इंपॉर्टेंट जो रूट कॉजेस है, 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट कॉजेस है, उनके पीछे भागना है। तो सारे के सारे प्रॉब्लम अपने आप ही हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ये है परेटो साहब का ज्ञान, और इसी को कहते हैं परेटो एनालिसिस, और इस चार्ट को कहते हैं परेटो चार्ट, ओके। अभी हम आगे चलते हैं। देखिए,
प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप ने पहले आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, फिर आइडेंटिफाई द रूट कॉजेस, फिर आइडेंटिफाई द 20 बिगेस्ट रूट कॉजेस यूजिंग परेटो चार्ट। इसके बाद क्या होगा, ये 3 स्टेप्स हो गए। अब चौथे स्टेप में आप क्या करोगे कि रीस्टेट द प्रॉब्लम, रीस्टेट द प्रॉब्लम in terms of 20% biggest root causes। यानी ये जो 20% बिगेस्ट रूट कॉजेस है इन्हें सॉल्व करना, ये अब आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गया। पहले आपने फर्स्ट स्टेप ने क्या बोला था कि हमें ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। एक तो स्लोनेस ऑफ द एप्लीकेशन, दूसरा कि एप्लीकेशन बड़ा फ्रेजाइल है, जल्दी ब्रेक हो जाता है जैसे ही कुछ यूज़र्स जुड़ते हैं, और तीसरा कि डिफेक्ट्स बहुत आते हैं। तो ये 3 हमारे प्रॉब्लम्स है, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। अभी यहाँ पे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग तरीके से लिखेंगे। हम लिखेंगे कि वी हैव टू गिव मोर टाइम टू इनोवेशन सो दैट वी कैन अपडेट द डेवलपर गाइडलाइंस। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये 3 चीज़ें लिखी ही नहीं, हम बोल रहे हैं बस इसके ऊपर हमें काम करना है, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, ये हम इस तरीके से लिखते हैं। दिस इज योर 4th स्टेप। 5th स्टेप इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। यानी पूरी की पूरी आर्ट टीम बैठेगी और सोचेगी कि ये जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी अभी हमने लिखा उसका क्या मिटिगेशन है, क्या उसे कैसे किस तरीके से हम सॉल्व करोगे। सभी आइडियाज़ यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्म होंगी और फाइनली एक्शन लिया जाएगा। एक्शन 3 तरीके का हो सकता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। एक्शन 3 तरीके का हो सकता है। एक, आप प्रोसेस रिफाइन करें। दूसरा, आप हो सकता है डेवलपर गाइडलाइंस या अलग अलग ऐसी चीज़ें, डेवलपर गाइडलाइंस या डेफिनेशन ऑफ डन, ये ऐसी चीज़ें आप रिफाइन करें। ठीक है, ये 2 तरीके के मॉडिफिकेशंस हो गए। और तीसरा हो सकता है कि आप बैकलॉग ही रिफाइन कर दें। यानी हो सकता है कि अभी जैसे लूप्स हमने बहुत ज़्यादा लगाए, तो लेट अस से कि यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुआ होगा हमारा कि गिव मोर टाइम टू इनोवेशन सो दैट वी कैन मॉडिफाई द डेवलपर गाइडलाइंस एंड इम्प्रूव द लूपिंग लॉजिक इन आवर प्रोजेक्ट। तो अगर ये इम्प्रूव द लूपिंग लॉजिक भी इसमें था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो डेवलपर गाइडलाइंस को मॉडिफाई कर ही लेंगे कि लूप विद इन अ लूप हम नहीं चलाना है, जहाँ तक हो सके अवॉइड करो। फिर हो सके तो अगर एरे के ऊपर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो उसके ऊपर एरे वाले लूप्स चलाओ, यानी एरे के इटरेटर मेथड चलाओ, यानी एरे डॉट फॉर ईच चलाओ, या फिर एरे डॉट फिल्टर चलाओ, या फिर एरे डॉट मैप चलाओ, या एरे डॉट रिड्यूसर चलाओ। ठीक है, तो ये सब हम डेवलपर गाइडलाइंस में तो डाल देंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कोड है उसे कौन मॉडिफाई करेगा। तो इसके लिए आपको बैकलॉग रिफाइनमेंट करना पड़ेगा, यानी बैकलॉग में कुछ ऐसी टेक्निकल डेट स्टोरीज डालनी पड़ेगी कि देखिए एक एक कंपोनेंट वाइज कि देखिए इस कंपोनेंट को अभी आप बैड लूप मुक्त कर दो, यानी जितने भी बैड लूप्स हैं उन्हें निकाल दो। ठीक है, तो ऐसे एक एक स्टोरी बनाओगे आप, एक एक में भी कंपोनेंट को साथ में लेकर एक एक कंपोनेंट के लिए एक एक स्टोरी बना दो, तभी वो मैनेजेबल होगा। या फिर अगर आप सोचते हो कि हर जगह पे कॉपी पेस्ट से हो जाएगा सब सॉल्व, तो फिर एक ही स्टोरी बना दो कि चलो यार जहाँ जहाँ पे असिंक है असिंक अवेट निकाल दो, और आई एम 100% श्योर कि असिंक अवेट निकाल दिया तब भी चल जाएगा। तो ऐसा अगर होगा आपका कोई ब्लैंकेट सोल्यूशन, तो ठीक है एक ही स्टोरी बनाओ, लेकिन नॉर्मली ब्लैंकेट सोल्यूशन नहीं होता है भाई। अपने को हर एक कंपोनेंट को अलग अलग ही देखना पड़ता है, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसीज होती हैं। तो थोड़ा आप मॉडिफाई करोगे तो बाकी सारी फंक्शनैलिटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए कंपोनेंट वाइज आप स्टोरीज बनाओगे, तो ये आपके बैकलॉग रिफाइनमेंट में हो, बैकलॉग में ये, यानी बैकलॉग में ये सारे बैकलॉग आइटम्स आप ऐड कर रहे हो, या नहीं बैकलॉग को रिफाइन कर रहे हो। ओके, तो ये हो गई आपकी 6 स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप में। दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। इंस्पेक्ट एंड अडैप्ट मीटिंग आधे दिन की, यानी 3.5 आवर्स की होती है। इसमें से पीआई सिस्टम डेमो 1 घंटा, रेट्रो आधा घंटा और प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप 2 घंटा। प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप में आप आइडेंटिफाई करते हो प्रॉब्लम क्या है, फिर आप देखते हो कि रूट कॉजेस क्या है उसके, यूजिंग फिशबोन डायग्राम एंड 5 वाइज। फिशबोन डायग्राम को ही इशिकावा डायग्राम या फिर हैरिंगबोन डायग्राम भी कहते हैं, या कॉज इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। फिर 3rd स्टेप में आप 20% बिगेस्ट रूट कॉजेस फाइंड करते हो। इसी को कहते हैं 2080 हाइपोथेसिस, 2080 थ्योरी, या फिर परेटो एनालिसिस वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप ये करते हो यूजिंग परेटो चार्ट।
ओके उसके बाद में आप रीस्टेट करते हो प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ द 20% बिगेस्ट रूट कॉजेस, और उसके बाद में आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो कि इसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, और फिर फाइनली आप कोई एक्शन लेते हो। एक्शन में हो सकता है प्रोसेस चेंज हो जाए, या फिर डेवलपर गाइडलाइंस या डेफिनेशन ऑफ डन जैसी चीज़ें आप मॉडिफाई करें, या फिर आप बैकलॉग रिफाइनमेंट करें। सो दिस इज ऑल यू डू इन इंस्पेक्ट एंड अडैप्ट मीटिंग। अगले लेक्चर में हम देखेंगे, देखिए एक एक्टिविटी हमने छोड़ दी थी एंड दैट वाज आर्ट सिंक। तो आर्ट सिंक को मैं अभी अगले लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा।